नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच उपचुनाव की लड़ाई साख बचाने की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें जो बाजी मारेगा तय है 27 का सत्ताधीश कहलाएगा। लेकिन चुनाव में तीसरी ताकत के रूप में हाथ आजमाने वाली बीएसपी के लिए यह लड़ाई अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, 8 बार बीएसपी सुप्रीमो, प्रदेश की एकमात्र महिला जिसका राजनीति में सिक्का चला और जिस बात को खुद उनके धुर विरोधी भी नकार नहीं पाते, वो मायावती आज अपनी पार्टी बीएसपी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने उपचुनाव में उतरने को मजबूर हैं। उससे भी बढ़कर खुद बहन मायावती के तौर पर, कभी दलितों की सबसे बड़ी नेता के तौर पर भी उनकी अपनी प्रासंगिकता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन उपचुनाव में मायावती दो तरफा वार कर रही हैं, दलितों की एकजुटता और पीडीए के नाम पर बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग। ऐसे में आज देखिए पीडीए के खिलाफ कैसे फैला है मायाजाल। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे। यूपी में एक बार फिर सियासत का मेला लगा है। 9 सीटों पर उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि अपनी अपनी ताकत को आजमाने का वो अखाड़ा बन गया है जिसके दम पर 27 के सत्ता साधी जा सके। हर पार्टी, हर नेता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा और जनता चुपचाप राजनीति का ये तमाशा देख रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश की सियासत को बदल दिया और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले ने ऐसा कमाल दिखाया कि बीजेपी 62 से सीधे 33 पर आ सिमटी। वहीं इस वोट बैंक को अपना कोर वोट बैंक मानने वाली बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खोला। 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली मायावती की पार्टी शून्य पर दोबारा आ गई। ऐसे में अब मायावती ने अखिलेश के पीडीए के काट के लिए अपने नए पीडीए समीकरण को साधना शुरू कर दिया। मायावती जो चुनाव दर चुनाव अपने नए नए फैसले से चौंकाती हैं, सियासी दलों में हड़कंप मचाती हैं, पार्टियों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देती हैं, वही मायावती एक बार फिर यूपी के सियासत में एक नई चाल चल रही, जिसे अखिलेश के पीडीए के काट के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने उपचुनाव में 6 सीटों पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को टिकट दिया। वहीं 2 सीटों पर ब्राह्मण और 1 सीट पर क्षत्रिय समुदाय से आने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। दरअसल इन दिनों बसपा प्रमुख मायावती अपना खोया जनाधार हासिल करने में नए नए समीकरण बिठाने में जुटी। एक तरफ लगातार पिछड़ों की आवाज उठाकर सपा की घेरेबंदी कर रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को सपा कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत भी दे रही, यानी मायावती पीडीए की काट चाहती है। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। जिनको राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। अगर उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशियों की लिस्ट पर गौर करें तो कटेहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर से शाह नजर, सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, करहल से अवनीश कुमार शाक्य को मैदान में उतारा है। वहीं कुंदरकी से रफत उल्ला, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, मजवा से दीपक तिवारी और खैर से डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। दरअसल मायावती ने टिकट वितरण में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, उससे बबुआ यानी अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पिछड़ा दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, वो वोट बैंक एक जमाने में मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इस वोट बैंक में बिखराव हुआ और ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया।
जिसके दम पर अखिलेश न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का ख्वाब देख रहे हैं। पीडीए ने एमवाई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं और पीडीए से घबराए हुए हैं। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के होने से बीजेपी का गेम भी खराब हो सकता है। हालांकि बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें इससे ज्यादा सरोकार नहीं है। हमें सरोकार है देश के विकास से, प्रदेश के विकास से, गरीब आदमी के विकास से, एक व्यवस्था बनाने के हिसाब से, सुशासन लाने के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने सहयोगी दलों के साथ कर रही है, एनडीए कर रहा है, उसमें कामयाब हो रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और जनता का प्यार आने वाले जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है इसमें मिलेगा और सभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीतने जा रहे हैं। जनता जानती है, पीडीए जानता है कि उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके आरक्षण की लड़ाई को कौन लड़ रहा है। इसलिए किसी और दल ने किन प्रत्याशी को उतारा है, वो क्या नाम है, वो किस जात के हैं, वो किस धर्म के, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है और जनता बहुत आस और भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। विपक्ष की जो हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसके जो हमारे मतदाता हैं जो चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के माध्यम से एक संदेश जाए, उसको कहीं ना कहीं इधर उधर करने की कोशिश जो भाजपा हमेशा चाल चलती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरफ से एक कोर टीम की तरह काम करती है मायावती जी। वो कहें या ना कहें, लेकिन उनका जो संदेश है, जो उनका तरीका है, जो कुछ भी है, वो ये दिखाता है कि भाजपा के एजेंडे पर उनको चलना है। भले ही उपचुनाव से बीजेपी या समाजवादी पार्टी को सीट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मायावती के लिए उपचुनाव की जंग अब अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन गई। साथ ही इस बात को साबित करने का मौका भी है कि यूपी की राजनीति में अभी मायावती प्रासंगिक है। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगा रही। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा, SC, ST व अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों व इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां कमजोर न होकर मजबूत बना रहे। मायावती जी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और अपने कोर वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मायावती जी का जो कोर वोटर है दलित, वो अपना जगह कहीं और ढूंढ रहा था। उसे लग रहा था कि मायावती जी वो कंफर्ट नहीं दे पा रही। तो मायावती जी जब दलितों के पास जाएंगी तो कुछ ना कुछ वोटर उनके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि आज भी वो भारत की सबसे बड़ी दलित नेता कही जाती है। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर अखिलेश के पीडीए पे आना चाहिए। मायावती के वोट बैंक का आधार ज्यादातर दलित मतदाताओं को ही माना जाता है, लेकिन मायावती इस बात को बखूबी समझती हैं कि सिर्फ दलित मतदाताओं के सहारे चुनावी नैया पार नहीं की जा सकती। लिहाजा उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति तैयार की है। खास बात यह भी है कि टिकट बंटवारे में भी इसका खास ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ अगड़ों को भी जोड़ने की कोशिश देखी जा रही है। कुल मिलाकर मायावती इस उपचुनाव में कुछ सीटें जीतकर पार्टी को यूपी की सत्ता में जीवंत रखना चाहती हैं। तो मायावती नया दांव चल रही हैं। दरअसल ये कहा जाए कि करो या मरो का मुकाबला बीएसपी के लिए ही है ये उपचुनाव, तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या मायावती अखिलेश का खेल बिगाड़ पाएंगी या बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे, ये सवाल जो है वो दरअसल बीएसपी के कैंडिडेट्स को देख करके खड़ा होता है। देखिए कैसे विधानसभा सीट सबसे पहले एक एक करके आपको हम दिखाते हैं, एक एक सीट पर कैसे अपने कैंडिडेट्स उन्होंने किन रणनीतियों के साथ खड़े किए हैं। पहली सीट है कुंदर की, 60% यहां पर मुस्लिम आबादी है। बीएसपी से रफत उल्ला और समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अखिलेश के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान यहां पर बीएसपी ने तैयार किया है। अब दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। यह खैर दलित और पिछड़ा वोट बैंक निर्णायक है। यहां पर यहां कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं वो भी उस पर एक नजर देखिए। डॉक्टर पहल सिंह बीएसपी से और चारू कैन जो है वो यहां पर उम्मीदवार बनी है समाजवादी पार्टी से। बीएसपी ने पहल सिंह को उतारकर दलित बनाम दलित की जंग छेड़ दी है। ऐसे में अगर इस वोट बैंक में मायावती की पार्टी सेंधमारी करती है तो फिर समाजवादी पार्टी की यहां भी मुश्किल
और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, करहल। 55% ओबीसी आबादी आती है। बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, अवनीश शाक्य वर्सेस तेज प्रताप यादव। करहल में 30% यादव, 15% शाक्य मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में शाक्य वोट छिटकने से अखिलेश यादव की रणनीति यहां पर बीएसपी बिगाड़ सकती है। हालांकि करहल से ही अखिलेश यादव विधायक थे और यहां समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत कही जा सकती है। अब जल्दी से अगली सीट आपको दिखा देते हैं, कटेहरी। ओबीसी दलित बाहुल्य इलाका है कटेहरी। अमित वर्मा वर्सेस शोभावती वर्मा, ये लड़ाई हो रही है वर्मा बनाम वर्मा की, यानी कुर्मी बनाम कुर्मी की लड़ाई है। और ऐसे में इस सीट पर भी अखिलेश की चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस सीट पर कुर्मी आबादी के हिसाब से ब्राह्मण के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। एक और सीट है मीरापुर। यहां का समीकरण समझिए तो 37% ओबीसी, 38% मुस्लिम आते हैं। बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की स्थिति देखिए, यहां पर शाहनजर और सुंबुल राणा, दो मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच यहां पर लड़ाई होने वाली है। और ऐसे में 3% आबादी वाले, यहां पर 38% आबादी वाले जो मुस्लिम वोट बैंक है वो डेंट पहुंचा सकता है। यह खतरा अखिलेश यादव को यहां भी बना हुआ है मीरापुर में, और सता भी रहा है। अब हालांकि एक तरफ अखिलेश की चिंताएं बढ़ी है, उधर दूसरी तरफ देखिए मायावती ने बीजेपी की भी चिंताएं बढ़ाई है अपने उम्मीदवारों के चयन से। किस किस सीट पर कैसे, वो भी अब आपको दिखा देते हैं एक एक करके। रणनीति देखिए मायावती की। सीसामऊ सीट की बात करते हैं सबसे पहले तो बीएसपी बनाम बीजेपी की लड़ाई में क्या नजर आता है। यहां पर 41% मुस्लिम, 22% दलित मतदाता आते हैं। वीरेंद्र कुमार वर्सेस शुक्ला, वीरेंद्र कुमार शुक्ला वर्सेस सुरेश अवस्थी, ये लड़ाई है यहां पर। और दोनों ही दलों में ब्राह्मण चेहरे पर दांव चला गया है। ऐसे में अगर बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करती है तो जाहिर है बीजेपी को नुकसान होगा। अब दूसरी सीट आपको दिखाते हैं, मझवा, वो सीट जो कि निषाद पार्टी मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने कहा हम लड़ेंगे। दलित ब्राह्मण बिंद का बोलबाला यहां पर माना जाता है। यहां पर दीपक तिवारी वर्सेस सुचिस्मिता मौर्य समाजवादी पार्टी से खड़ी है। बीजेपी ने जहां दलित कार्ड चला तो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर गेम को रोचक बना दिया है, क्योंकि इस सीट पर दलित और ब्राह्मण की आबादी लगभग बराबर नजर आती है। एक और सीट देखिए जहां पर दावा कांग्रेस का ज्यादा था, फूलपुर, लेकिन मिला नहीं। पिछड़ा दलित किंग मेकर फूलपुर में माने जाते हैं जितेंद्र सिंह और दीपक पटेल के बीच यहां पर मुकाबला है। बीएसपी ने यहां पर सवर्ण कार्ड खेलकर बीजेपी की चिंताएं फिर एक बार बढ़ाने की कोशिश की है। अब एक और सीट जो कि बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती है, गाजियाबाद की सीट। ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स जो हैं वो निर्णायक यहां पर माने जाते हैं। तो यहां पर पीएन गर्ग और संजीव शर्मा, इनके बीच सीधी सीधी लड़ाई नजर आती है। और गाजियाबाद में वैश्य समाज का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में पीएन गर्ग के सहारे बीजेपी के कोर वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश मायावती ने की है। यानी हर सीट पर मायावती की कैंडिडेट उपचुनाव की लड़ाई को रोचक तो बना ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी किसी न किसी को डेंट पहुंचाएंगे। और ऐसे में बीएसपी का हालांकि मकसद डेंट पहुंचाने का नहीं, लेकिन सीटें जीतने का है। तो क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी? यह उपचुनाव उस सवाल का जवाब देगा। दरअसल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ना तो बीजेपी को कोई फायदा होगा, ना ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन इस उपचुनाव में किसी का सबसे ज्यादा फायदा है तो वो है मायावती की बीएसपी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक विधायक। ऐसे में अगर पीडीए को मायावती ने साध लिया तो उपचुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। अगर उपचुनाव वाले सीटों पर बीएसपी के वोट शेयर की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने खैर में 25.98%, कटेहरी में 23.62%, मझवा में 21.59%, कुंदरकी में 15.73%, फूलपुर में 13.40%, गाजियाबाद में 13.36%, मीरपुर में 10.98%, करहल में 6.37% और सीसामऊ में 1.88% रहा। हालांकि इसमें से कोई भी सीट वो जीत नहीं पाई, लेकिन उसे उम्मीद है कि अगर पीडीए बीएसपी के साथ जुड़ा तो उपचुनाव में हाथी कमाल कर सकता है। मायावती का पीडीए वोट बैंक पर पकड़ इसलिए कमजोर हुई क्योंकि मायावती जी जो है ना अपने वोटर से डायरेक्ट कभी जुड़ के नहीं रहती थी। जब वो सत्ता में रहती हैं तो भी वो नहीं जुड़ती और जब वो सत्ता में नहीं रहती तो भी वो नहीं जुड़ पाती। इस वजह से उन्होंने अब ये नई समीकरण बनाया और उन्हें देख रहा है कि उनकी पार्टी जो है अब अस्तित्व तलाश रही है कि क्या वो मौजूद है या नहीं है, क्या उनका वजूद रहेगा नहीं रहेगा। तो इसलिए मायावती जी जब अस्तित्व की तलाश ढूंढ रही हैं तो वो कोई भी उपाय नहीं छोड़ रही हैं और मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ दलित वोट बैंक में जरूर डेंट डालेंगे और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा भाजपा को ही होना चाहिए। मायावती कभी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ अकेले दम पर कभी सत्ता में नहीं आई। एक बार सपा तो 2 बार बीजेपी की बैसाखी बनाकर सीएम बनी। पूर्ण सत्ता के लिए उन्हें सवर्णों और खास तौर से ब्राह्मणों का सहारा चाहिए था, तो वो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही।
ब्राह्मणों के वर्चस्व के बाद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो मायावती के साथ जुड़े थे वो खुद को मायावती की सरकार में ठगा हुआ महसूस करने लगे, जिसके बाद 2019 तक ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इंडिया गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। दरअसल साल 2007 तक मायावती के साथ उनकी पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा, रामचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेता शामिल थे, जिनका अपने अपने समाज में अच्छा प्रभाव माना जाता था और एक वोट बैंक पर उनकी पकड़ भी मानी जाती थी। इन्हीं नेताओं के सहारे मायावती संबंधित वोट बैंक पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखती थी। लेकिन एक एक करके ये नेता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए और उसका असर पार्टी के जनाधार पर भी साफ देखा गया। ऐसे में ताजा हालात पर नजर डाली जाए तो ये बसपा के लिए अच्छे संकेत नहीं देते हैं और यही वजह है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में मायावती इस वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के मिशन पर जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ सीएम योगी के लिए भी मायावती मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने खुद उपचुनाव की कमान संभाल रखी। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या इस समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे? क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा फिर डकैती शुरू हो जाएगी। तो मिशन उपचुनाव में मायावती के लिए दिक्कतें क्या है, मुश्किलें क्या है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, जनता से दूरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, ये कहा जाता है मायावती के लिए, और ये खुद की उत्पन्न की गई समस्या है। अब भी मायावती बहुत ज्यादा फील्ड पर नजर नहीं आती, गाहे बगाहे दिखती हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के नेता धुआंधार प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आते हैं। और विश्लेषकों की निगाह में जनता से यही दूरी बीएसपी के सबसे बड़े नुकसान का कारण बना। दूसरी बड़ी बात, राहुल अखिलेश की जोड़ी बनेगी सबसे बड़ी रोड़ा, यानी दो लड़कों से खतरा सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि बीएसपी को भी है। उपचुनाव में इसका नतीजा दिखेगा कितना, किस हद तक, क्योंकि लोकसभा में दिख चुका है। तीसरी बात, पार्टी में अंतरकलह सबसे बड़ी परेशानी, बीएसपी की पहचान बने ऐसे ही कई बड़े चेहरे इसी अंतरकलह की वजह से पार्टी से दूर होते चले गए। चौथी बात, राजनीतिक परिस्थितियां मायावती की राह रोक सकती है। इसमें दलितों की बीएसपी से दूरी, दलित नेताओं के रूप में चंद्रशेखर रावत जैसे तमाम चेहरे शामिल हैं, यानी जो ऑप्शन उनके मुकाबले पेश हुए हैं उस पर वोटर्स कितना भरोसा करते हैं ये इस पर निर्भर करता है। और पांचवी और आखिरी बात, दलित और पिछड़े वोटर्स में भरोसा पैदा करना होगा, जो बदले राजनीतिक परिस्थितियों में बीएसपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दलितों का भरोसा बीएसपी से डिगा है, ये शिफ्ट हुआ है सपा की तरफ, लोकसभा में ये दिखा है, और इसी की बदौलत पहली बार बीएसपी डबल डिजिट से घटकर 9% वोट बैंक पर आ गई, यानी सिंगल डिजिट पर आ गई, और इसलिए प्रासंगिकता का सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।